महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मान लीजिए आप किसी अस्पताल में जाते हैं और वहां अलग-अलग विभागों के बड़े-बड़े बोर्ड लगे होते हैं। सच कहूं तो उन्हें देखकर अक्सर बहुत उलझन होती है कि आखिर किस परेशानी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना? आज का हमारा मुख्य लक्ष्य यही है, इन भारी भरकम मेडिकल शब्दों को बिल्कुल आसान भाषा में समझना। साथ ही हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मेडिकली प्रमाणित चेकलिस्ट पर बात करेंगे, जो ये साफ-साफ बताएगी कि महिलाओं को असल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत कब होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे विषय को डिकोड करते हैं। तो आज की इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है, फटाफट देखते हैं। पहला, मेडिकल शब्दावली को समझना। दूसरा, मासिक धर्म या पीरियड्स के अहम पड़ाव। तीसरा, दर्द और इन्फेक्शन के सिग्नल। चौथा, प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी। और पांचवा, रूटीन केयर यानी नियमित देखभाल। चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी यानी अस्पताल के वो बोर्ड जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अक्सर लोग ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी को एक ही मान लेते हैं। अस्पतालों में भी अक्सर एक ही बोर्ड पर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी लिखा होता है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में प्रसूति विज्ञान कहते हैं, वो पूरी तरह से बच्चे के जन्म पर फोकस करता है, यानी गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक की पूरी जर्नी। वहीं दूसरी तरफ है गायनेकोलॉजी यानी स्त्री रोग विभाग। ये विभाग संपूर्ण प्रजनन प्रणाली की देखभाल करता है, फिर चाहे बात प्रेगनेंसी की हो या न हो। महिलाओं की बाकी सभी पर्सनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी समस्याएं इसी के अंतर्गत आती हैं। तो देखा आपने, काम दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में एक और डॉक्टर की बहुत अहम भूमिका होती है, पीडियाट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ। जैसे ही बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म हो जाता है, मेडिकल केयर की कमान गायनेकोलॉजिस्ट से सीधा पीडियाट्रिशियन के हाथों में चली जाती है। अब नवजात शिशु का स्वास्थ्य, उसका खान-पान और किसी भी बीमारी का इलाज, ये सब पीडियाट्रिशियन की जिम्मेदारी होती है। ये एक पूरा साइकिल है जो इस तरह काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की तरफ, मेंस्ट्रुएशन माइलस्टोन्स यानी मासिक धर्म से जुड़े वो पड़ाव जिनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9। शारीरिक विकास के मामले में 9 साल की उम्र एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मानी जाती है। अगर किसी बच्ची को 9 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो ये सामान्य बात नहीं है। ये एक बहुत ही अर्ली सिग्नल है। इसे नज़रअंदाज करने के बजाय बिना कोई देरी किए एक गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शरीर का विकास सही दिशा में हो रहा है। इसके बिल्कुल उलट एक और नंबर है जिस पर ध्यान देना है, 16। अगर 16 साल की उम्र बीत जाने के बाद भी पीरियड शुरू नहीं हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इस स्थिति में भी तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आंतरिक हार्मोनल विकास में कोई रुकावट तो नहीं आ रही, जिसके लिए मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो। शरीर की अपनी एक घड़ी होती है और इस दिए गए चार्ट के अनुसार हम उस घड़ी को समझ सकते हैं। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आमतौर पर 21 से 35 दिनों का होता है, जिसमें ब्लीडिंग 2 से 7 दिनों तक चलती है। लेकिन अगर आपका साइकिल इस टेबल की रेंज से बाहर है, यानी 21 दिन से कम या 35 दिन से ज्यादा का है, या फिर ब्लीडिंग 2 दिन से कम या 7 दिन से ज्यादा हो रही है, तो इसे मेडिकली इर्रेगुलर यानी अनियमित माना जाता है। और ये शरीर का सीधा सा तरीका है ये बताने का कि उसे एक डॉक्टर की मदद चाहिए। अनियमितता के अलावा एक और चीज़ है जो बिल्कुल इग्नोर नहीं की जानी चाहिए, अत्यधिक भारी ब्लीडिंग। अगर पैड को बहुत जल्दी जल्दी बदलना पड़ रहा है और बड़े बड़े ब्लड क्लॉट्स यानी खून के थक्के आ रहे हैं, तो रुकिए, ये नॉर्मल नहीं है। ये वो शारीरिक इशारे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब प्रोफेशनल चेकअप में और देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, दर्द और इन्फेक्शन, वो सिग्नल जिन्हें अक्सर आम मानकर टाल दिया जाता है। मेडिकल डिक्शनरी के 2 शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है डिस्मेनोरिया। इसका मतलब है पीरियड्स के दौरान होने वाला इतना भयानक दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह रोक दे, इतना दर्द कि काम पर जाना या नॉर्मल काम करना भी मुश्किल हो जाए। दूसरा शब्द है डिस्परियूनिया, यानी फिजिकल इंटीमेसी या शारीरिक संबंध बनाने के दौरान बहुत तेज दर्द होना। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी दर्द आपके रोजमर्रा के काम या इंटीमेसी में रुकावट बन रहा है, तो वो कभी भी सिर्फ नॉर्मल नहीं होता।
इसी तरह वजाइनल डिस्चार्ज में कोई भी असामान्यता इन्फेक्शन का सीधा संकेत होती है। अगर डिस्चार्ज का रंग लाल, हरा, पीला या फटे हुए दूध जैसा सफेद है और उसके साथ बहुत तेज खुजली, रैशेज या कोई अजीब सी बदबू आ रही है, तो समझ लीजिए कि इन्फेक्शन हो चुका है। ऐसे में इंटरनेट के घरेलू नुस्खे आजमाने के बजाय सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि सही इलाज तुरंत शुरू हो सके। अब रुक करते हैं हमारे चौथे विषय की ओर, गर्भावस्था और प्रजनन यानी फैमिली प्लानिंग। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी मेडिकल केयर प्रेगनेंसी से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए? बिल्कुल, ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला है प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग, जहां डॉक्टर चेक करते हैं कि शरीर में किसी विटामिन या आयरन की कमी तो नहीं है। अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो दूसरा स्टेप आता है इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशन या बांझपन की जांच। और एक बार जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तो आता है तीसरा स्टेप, पूरे 9 महीने तक माँ और बच्चे के लिए रेगुलर प्रीनेटल चेकअप्स। ये एक पूरा सफर है। अब सवाल आता है कि इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। इन चार्ट्स और टाइमलाइंस के अनुसार इसका सीधा सा गणित उम्र पर निर्भर करता है। अगर उम्र 30 साल से कम है और लगातार 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो एक्सपर्ट से मिलें। लेकिन अगर उम्र 30 साल से ज्यादा है, तो ये इंतजार का समय सिर्फ 6 महीने का होता है। ये टाइमलाइंस इसलिए बनाई गई हैं ताकि सही समय पर सही मेडिकल सपोर्ट मिल सके। और अंत में हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, रूटीन केयर यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक बात जो अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर पीरियड्स नॉर्मल है और मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रही हूं, तो डॉक्टर के पास क्यों जाना? यहीं पर एनुअल चेकअप यानी सालाना जांच का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। इस चेकअप में पैप स्मीयर टेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और यूट्रस व ओवरीज का अल्ट्रासाउंड शामिल होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये कि शरीर में छुपकर पनप रही कोई भी गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर शुरुआती स्टेज में ही पकड़ी जा सके, जब उसका इलाज सबसे आसान और प्रभावी होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। अगर शरीर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, तो क्या फिर भी प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव केयर यानी बीमारी आने से पहले ही उसकी जांच करवाना जरूरी है? मुझे लगता है अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास भागने से कई बेहतर है पहले से अपने शरीर का ध्यान रखना। सही समय पर मिली सही जानकारी ही असली ताकत है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसे हमेशा याद रखें।